यूपी में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन रियासत से उर्दू जबान को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म किया जा रहा है। हालत यह है कि सरकारी साइन बोर्डों में नजर आने वाली उर्दू को भी रफ्ता रफ्ता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सरकारी सतह पर उर्दू को खत्म करने के इस रवैये ने उर्दू दां तबके को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा 32 बरस पहले दिया गया था। कानून की रूह से तमाम सरकारी दफातर में उर्दू को हिंदी के बाद दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल था, लेकिन योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद उर्दू को बतदरीज सरकारी दफातर से खत्म किया जा रहा है। हालात यहाँ तक पहुँच गई है कि सरकारी दफातर के साइन बोर्डों में रस्मी तौर से नजर आने वाली उर्दू भी अब रफ्ता रफ्ता गायब होती जा रही है। सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जब बनाई गई और जब उसको नोटिफाई किया गया तो उसका पर्पज़ ही ये था कि एक तो उस उर्दू ज़बान को फ़रोग़ दिया जाए और साथ ही साथ उसका ऑफिशियली यूटिलाइजेशन हो। ये जो किया गया है ये तो टोटली देखिए, इसके पीछे तो एक सिंपल सी लॉजिक है कि नफ़रत। अब चूँकि उनको नफ़रत है बाबा जी को हर चीज़ से, जो उर्दू की जो चीज़ है उससे नफ़रत है, तो इसलिए उन्होंने उर्दू को वहाँ से, अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज के सिलसिले का नोटिफिकेशन जो है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत के इस जानिबदाराना रवैये ने उर्दू दां तबके को सख्त तशवीश में मुब्तला कर दिया है। उर्दू दां तबके का ख्याल है कि योगी हुकूमत अवाम के बुनियादी मसाइल को नजरअंदाज करके फिरका वाराना मामले को हवा दे रही है। उर्दू हिंदुस्तान में ही पैदा हुई, ठीक है, और हिंदुस्तान में ही जवान हुई, और उर्दू बोलने वाले मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने उर्दू स्पीकिंग लोगों के साथ ये जो काम किया है, ये आपने बता दिया कि ये जो आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये तो आपने अपने नारे के खिलाफ ही इस बात को कर दिया। किसी जमाने में उर्दू का गढ़ कही जाने वाली रियासत यूपी में उर्दू सरकारी दफातर से बेदखल की जा रही है। यूपी में उर्दू अब सिर्फ मुस्लिम तालीमी इदारों की साइन बोर्डों तक महदूद होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मुआशरे में पनप रही समाजी बुराइयां आज रस्म रिवाज के तौर पर हमारी जिंदगी में शामिल होती जा रही है और इसका खमियाजा भी समाज को भुगतना पड़ रहा है। अहमदाबाद की आयशा की खुदकुशी का वाकया इसी की एक मिसाल है। मौजूदा माहौल में तर्ज जिंदगी को बेहतर और खुशगवार बनाने के लिए इस्लाह मुआशरे की अहमियत हर दौर की ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने इस्लाह मुआशरे के लिए खुसूसी मुहिम की शुरुआत की है। मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जमीयत के मकामी जिम्मेदारान और कारकुनान के जरिए इलाकाई सतह पर इस्लाही प्रोग्रामों के इनेकाद की कोशिश अंजाम दी जा रही है। इसी सिलसिले में आज मेरठ में जमीयत उलमा हिंद ने एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के माउन मुहतमिम कारी मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की और लोगों से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की। आजकल आप देखते हैं कि शादी ब्याहों के अंदर बेजा अखराजात इतने होने लगे हैं कि हद से ज़्यादा, जो ज़रूरत नहीं है। इसी के तहत जमीयत उलमा हिंद ने इस्लाह माशरे का प्रोग्राम चलाए हैं और इस सिलसिले में लिटरेचर भी तकसीम किए हैं। उसी सिलसिले के अंदर जमीयत उलमा हिंद की हमारी एक मीटिंग दिल्ली में भी हुई है, उसके अंदर भी बाकायदा हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने बाकायदा इसके लिटरेचर तकसीम किए हैं। और हम लोगों को शहर के अंदर हम लोगों को भी इस बात की हिदायत की गई है कि तमाम शहर के अंदर लोग अपने शहर और ज़िलों के अंदर जमात की तरफ से इस्लाह माशरे के प्रोग्राम करें और लोगों को इस तरह मुतवज्जो करें। उसी के तहत ये आज प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। जहाँ जहेज़ जैसी बुरी लानत है, इसी तरह हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयाँ और फैल चुकी। आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, आप माल दे देते हैं वापस नहीं देते, किसी को हम कर्ज़ दे देते हैं वापस नहीं आते। तो इन हर चीज़ के ऊपर ये रिसाले जो छापे गए हैं, इसका मकसद जहाँ जहेज़ जैसी लानत पे काम करना है, वहीं दूसरी बुराइयों को भी ख़त्म करना है। और इसे हम मस्जिद जो हमारी यूनिटें बनी हुई हैं, तो इंशाअल्लाह मीटिंग कर हम मस्जिद भी करेंगे और बड़े इजलास भी जैसे जैसे इजाज़त होगी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इन किताबों के ज़रिए भी आम पैगाम जिस तरह भी पहुंचाया जाएगा। ये मकसद है दारुल उलूम का भी, जमीयत उलमा हिंद का भी, कि जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको ज़मीनी सतह पे घर घर जाकर
औरतों की शक्ल में भी करेंगे, हम औरतों को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। लखनऊ में शिया पीजी कॉलेज में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में उलमाए किराम और दानिश्वरों की शिरकत की। ये सेमिनार मौलाना हमीदुल हसन की सदारत में मुनक्किद हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और इंसानियत के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार से मौलाना यासूब अब्बास समेत कई अहम लोगों ने खिताब किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने लोगों से मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हा के किरदार और तालीमात और अहले बैत के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने की अपील की। मुल्क में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कानपुर में एमएम फेंस एसोसिएशन ने अनोखे अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया है। एसोसिएशन के अहदेदारों ने घोड़े पर सवार होकर जिला डीएम ऑफिस का रुख किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक मेमोरेंडम डीएम को सौंपा। महानगर में आरटीओ के रजिस्ट्रेशन के मुताबिक 8 लाख से अधिक दोपहिया वाहन कानपुर क्षेत्र की गलियों में घूमते हैं। ऐसे में पेट्रोल के बढ़ते दाम, जो मजदूर वर्ग है जो दोपहिया वाहन के माध्यम से 10 किलोमीटर का सफर तय करता है और 2 जून की रोटी की व्यवस्था करता है, उसके लिए दोपहिया वाहन से चलना दुश्वारी का सबब बन चुका है। ऐसे में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसके माध्यम से हमने उनसे ये मांग की है कि आप हमको शहर में घोड़े से चलने की अनुमति दें, ताकि हम लोग अपने खर्च को अपने दायरे में, अपने बजट के अंदर सीमित। मुंबई क्राइम ब्रांच ने चोरी के मोबाइल का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 70 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस मुलजिमीन से पूछताछ कर रही है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि एक गिरोह काम कर रहा है। वह गिरोह इस तरह के आईफोन और महंगे वाले मोबाइल जो एंड्रॉइड के चुराता है और उसमें आईक्लाउड अकाउंट जो है आईफोन का, उसको और अन्य सॉफ्टवेयर को उसमें डिलीट करता है या हैक करता है और साथ में इस तरह से बदलाव किए गए मोबाइल आगे फिर अन्य क्लाइंट को बेचे जाते हैं, या जिसमें बेचे जाने की कोई चांसेस नहीं उसमें उसके स्पेयर पार्ट करके बेचे जाते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेशन के आधार पे काम शुरू था। गुप्त सूचना के आधार पर 2 मार्च को बोनी प्लाजा शॉपिंग सेंटर जो अंधेरी पश्चिम में है, वहाँ पे एक छापा कार्रवाई रेड का आयोजन किया था, जिसमें वहाँ से शॉप का मालिक तारिक शेख और अन्य 2 जो मुख्य इस गिरोह का सरगना है मोमो, उसके 2 साथीदार है रईस और आसिफ, दोनों को और उसके साथ मालिक को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर इलाके में टीचर पर 4 लोगों पर जो गोलियां चलाई थी उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि ये लोग स्कूटी पर टीचर सचिन त्यागी का रास्ते में इंतजार कर रहे हैं और सचिन त्यागी की बाइक को रोककर गोली चलाते नजर आ रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। अलीगढ़ धनीपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूल में तलबा से झाड़ू लगवाने पर सफाई मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया है। बेसिक तालीम के ऑफिसर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि स्कूल में सफाई मुलाजिम होने के बावजूद तलबा से सफाई का काम लिया गया है, जिस पर महकमा तालीम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कार्रवाई की है। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से प्राइमरी स्कूलों की कुशादगी हुई है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल है इंग्लिश मीडियम का, जहाँ पर एक वीडियो सुबह हम लोगों के संज्ञान में आया, जहाँ पर एकमात्र बच्ची झाड़ू लगा रही थी। बच्चे अगर कोई सामूहिक सफाई करते हैं टीचर्स के साथ तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पर 4th क्लास ऑलरेडी नियुक्त हैं और केवल एक बच्ची झाड़ू लगा रही थी, तो वहाँ के 4th क्लास को हम लोगों ने निलंबित कर दिया है और सभी टीचर्स को, वहाँ के स्टाफ को और बच्चों को मैंने स्वयं जा करके बात की है और कहा है कि इस तरह का कोई भी अशोभनीय प्रकरण भविष्य में हमारे संज्ञान में नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के काबीनी वजीर नवाब मलिक ने कालीना कैंपस में अक़लियती तालिबात के लिए 500 बेड के हॉस्टल की तामीर के लिए यूनिवर्सिटी के आला अफसरान के साथ मीटिंग की और मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में तामीरात के लिए जगह का भी मुआयना किया। मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में अक़लियती तालिबात के लिए हॉस्टल की तामीर के लिए हायर एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन में और मुंबई यूनिवर्सिटी के आला अफसरान के हमरा मीटिंग की। 500 बेड के अक़लियती तालिबात के हॉस्टल में अक़लियती तालिबात को ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाएगा। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने नवाब मलिक से ख़ास बातचीत की। यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है वो गर्ल्स हॉस्टल बनने वाला है और इसमें जो है वो ख़ास तौर पर जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, मुस्लिम तुलबा हैं, उनको जो है वो रियायत मिलने वाली है। ये हॉस्टल जो है वो एक ऐसा
मुतालबा है जो बरसों से किया जा रहा था और बारहा मुतालबा करने के बाद इसकी तकमील नहीं हो पाई, लेकिन आज नवाब मलिक ने जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में इसी हॉस्टल की तामीर के लिए जायज़ा लिया, जगह देखी और अफसरान से मुलाकात की। नवाब मलिक से बात करते हैं कि मतलब क्या है पूरा मामला और किस तरह से हॉस्टल बनने वाला है और किस तरह से उसके खदखाल होंगे। देखिए, हमारी सरकार का जब पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उस समय हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया था कि शहरों में, यूनिवर्सिटियों में अक़लियती तलबा के लिए हॉस्टल बनाया जाए। मुंबई में हॉस्टल नहीं बन पाया, बहुत कोशिश होती रही। पिछले दिनों मंत्रालय में एक मीटिंग हमने यूनिवर्सिटी के अफसरान को बुलाया, जिम्मेदारान को बुलाया, जो हायर टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मौजूद थे और तय हुआ कि यूनिवर्सिटी के कैंपस में 500 बच्चियों के लिए हॉस्टल बनेगा, जिसमें अक़लियती जो तबके के लोग होंगे, मुसलमान ज़्यादा उनका कोटा होगा, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ऐसे तमाम बच्चियां जो तालीम हासिल करती हैं मुंबई शहर में यूनिवर्सिटी के मातहत, उनको रहने के लिए 500 कैपेसिटी का 500 बेड का एक हॉस्टल बनेगा। और हमें लगता है वो भी नक्शा तैयार करके ये भेजेंगे, पैसा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट देगा। और कई सालों से मुंबई शहर में हॉस्टल की किल्लत थी, बच्चियां देहात से दीगर शहरों से आती थी पढ़ने के लिए, हॉस्टल ना होने की वजह से कहीं और रुकना पड़ता था। हमें लगता है इस हॉस्टल के बनने से वो बहुत सारे मसाइल उन बच्चियों के दूर होंगे। यूनिवर्सिटी के किन अफसरान से आपकी मुलाकात हुई है? अभी आपने उससे इंट्रोगेशन किया, बातचीत की, तबादला ख्याल किया, तो उनका क्या है, इस पर मत क्या है, उनका बोलना क्या है? नहीं, उन्होंने पूरी तरह से मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, जो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर है, हायर एजुकेशन, उनकी मौजूदगी में ये फैसला हुआ था। अब जो इनकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें मामला रखा जाएगा, वो मंजूरी देंगे। हॉस्टल यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, बच्चे यूनिवर्सिटी के ही होंगे, सिर्फ पैसा देना हमारा काम है। हमें नहीं लगता है किसी भी तरह की रुकावट होगी और जल्द से जल्द मंजूरी आने के बाद काम की शुरुआत होगी। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि बजट पेश होने वाला है, तो क्या बजट में दोनों चीज़ों को, उर्दू भवन और हॉस्टल का प्रस्ताव रखा जाएगा, उसकी तरदूद रखी जाएगी? नहीं, उसके लिए अलग से हेड की ज़रूरत नहीं होती। ये तमाम कामों के लिए हमारे पास हेड होते हैं, उसमें प्रोविज़न हो जाएगा, तो उस प्रोविज़न में से हम आगे पैसा दे पाएंगे। मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे अजला के लोगों का ये मुतालबा था, क्योंकि जितनी लड़कियां यहाँ पर आती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए सबसे बड़ा मसला जो है वो ठहरना है और हॉस्टल का मसला है। अक्सर बेशतर जो है वो यहाँ पर किराए के मकान लेके रहने पर मजबूर होते हैं, लेकिन अब नवाब मलिक की कोशिश के बाद ये बड़ा मसला जो है, जो महाराष्ट्र के देहातों से लड़कियाँ आती हैं, उनके लिए हल होने वाला है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। है मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने तलाश जौहर प्रोग्राम के जरिए उर्दू के नए फनकारों को मौका फराहम करने का फैसला किया है। अकेडमी का मानना है कि उर्दू के शेरी और नसरी अदब की जानिब नई नस्ल का रुझान कम होता जा रहा है। तलाश जौहर प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ उन्हें स्टेज फराहम किया जाएगा, बल्कि नए फनकारों को इनाम और सनद भी तकसीम की जाएगी। तलाश जौहर प्रोग्राम का इनेकाद 14 मार्च को भोपाल में किया जाएगा, जिसके लिए अकेडमी ने रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। तलाश जौहर प्रोग्राम में क्या खास रहेगा, उस पर हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने MP उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर नुसरत मेहदी से खास बातचीत की है। की जब भी बात की जाती है तो हम हमेशा ये कहा जाता है कि नई नस्ल आगे नहीं आ रही है, और कभी कभी ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि नई नस्ल में अब वो हौसला, वो जज्बा भी नहीं है। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने एक नया सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है कि नई नस्ल को तलाश किया जाए, और उसका नाम तलाश जौहर रखा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी साहब आज मौजूद है। उनसे जानते हैं कि नुसरत साहब, ये ख्याल कहाँ आया, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि कोरोना में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो मादूम हो गई, और आपने तलाश जौहर के नाम से नई नस्ल को जोड़ने का फैसला किया है। देखिए, कोरोना हो या किसी भी तरह की वबा हो, उसमें जो क्रिएटिविटी है, ये तख्लीकी काम तो जारी रहते ही हैं। तो कोशिश ये की जा रही है इसमें तलाश जौहर के अंदर कि जो नए लिखने वाले हैं उनको हम मंजर आम पर लेकर आएँ, उनकी जो सलाहियत है। कई बार ये देखा कि शायरी में तो खुल के लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं,
सूबे में हमारे यहाँ नस्र पे और फिक्शन पे क्या काम हो रहा है, हमारी इस तलाश जौहर में कोशिश ये है कि उन लोगों को लेके आएँ। और हमारी इस कोशिश को बहुत उम्मीद इस बात से मिली कि जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कराया तो 85 बच्चे जो अफसाने लिख रहे हैं, जो मजमून लिख रहे हैं, वो 14 तारीख को यहाँ भोपाल में आएंगे। उन पर हमारा एक प्रोग्राम होगा और एक्सटेम्पोर जिस तरह से शायरी में किया जाता है फिलबदी, उस तरह से उनका एक हम लोग चाहेंगे कि मुकाबला करें, एक पैनल बैठाएं। हमारी कोशिश ये भी है कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी रहनुमाई में, उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हो, तो एक पैनल सीनियर्स का होगा। वो पहले तो ये देखेंगे कि उनका काम किस तरह का है, क्या वो वाकई लिखने के काबिल हो चुके हैं। अगर वो वाकई सारे हो चुके हैं तो यकीनन उर्दू एकेडमी उन्हें आगे प्लेटफॉर्म देगी। और अगर अभी कुछ कच्चा पक्का काम है तो फिर एक वर्कशॉप होगी जो हमारा अफसाने का अफसाना प्रोग्राम है, और फिर उनको बुला के उसकी बारीकियाँ सिखाई जाएंगी, जो टेक्निक्स होती हैं अफसाना लिखने की और नस्र लिखने की। अभी फ़िलहाल 14 तारीख को तलाश जौहर में सूबे के 85 पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं और उसमें उनको देखा जाएगा कि कितना पोटेंशियल है, और फिर उनको एजाज़ भी दिया जाएगा। शाम को 3 सेशंस पे ये प्रोग्राम होगा और उसमें हमारे सीनियर्स भी शामिल रहेंगे। हम देखते हैं कि अदब में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अदब और अच्छा अदब लिखने के लिए आपको जो है अपना इश्क किताबों से करना होगा। और जब आप किताबों से इश्क करेंगे तो ये यकीन जानिए किताबें ऐसी दोस्त होती हैं जो आपको बहुत कुछ देती हैं लेकिन बदले में या रिटर्न में कुछ भी नहीं लेती हैं। तो कोशिश ये है कि नई नस्ल का रिश्ता जो है किताबों से किया जाए, नई नस्ल का रिश्ता जो है तहकीक से किया जाए, नई नस्ल का रिश्ता जो है उन तमाम असनाफ़ सुखंदे किया जाए जो हमारे अदब का बेशकीमती सरमाया है। कोशिश यही है ताकि बुज़ुर्गों ने जो कुछ भी लिखा है उससे नई नस्ल को जोड़ा जाए, और नई नस्ल जब जो है अदब से वाबस्ता होगी, जुड़ेगी, लिखेगी, तब हमारा ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कर्नाटक के रायचूर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की मरम्मत और तामीरी कामों में सुस्त रवि पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लीडरों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। एसडीपी आयशा जिला रायचूर के सदर डॉक्टर सुहेल अहमद ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई महीनों से सड़कों की मरम्मत और तामीरी काम जारी रहने की वजह से लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है। इसके अलावा तिजारत पेशा अफराद की परेशानी नाकाबिल बयान है। पिछले 5 से ज़्यादा महीने गुजर चुके हैं और रायचूर के अलग अलग वार्ड्स में रोड खोदा जाता है, खड्डा खोदा जाता है। एक आदमी घर से बाहर निकलता है तो वापस आते वक्त उसको जो है घर तक वो नहीं पहुंच सकता। इस तरह जो है अनप्लान्ड तरीके से जो है ये लोग अनसाइंटिफिक तरीके से जो है काम कर रहे हैं, और जो काम एक बार छेड़ के एक बार खड्डा खोदते हैं और उसके बाद से जो है तकरीबन महीने गुजर जाते हैं, उसको बंद करने की का नाम नहीं लेते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारा जो है रोड वर्क्स है ना, विदाउट प्लानिंग जो है काम चल रहा है रायचूर के अंदर। ड्राइनेज ऐसे ही रोड पे चले जा रहा है और जितना भी कचरा कूड़ा जो है वो भी रोडों पे रुक रहा है। ये पूरा इसकी पूरी जिम्मेदार जो है रायचूर की म्यूनसिपालिटी है। तो हम आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आज हम मेमोरेंडम सबमिट करे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को। फर्नीचर का नाम सुनते ही हमारे तस्वुर में कुर्सी, टेबल, पलंग और लकड़ी से बनने वाली अशिया का तस्वुर जहन में आता है। हालांकि बदलते तकाज़ों ने फर्नीचर की दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया है। आजकल मेटल और फाइबर फर्नीचर भी बाजार में दस्तयाब है, लेकिन उन सब के बावजूद रिवायती फर्नीचर की अपनी मांग और चलन है, जिससे हजारों अफराद की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने इस शोबे में काम करने वाले कारपेंटर और मजदूरों के हालात जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। अपने हाथों से लकड़ी को तराश कर इसे खूबसूरत शक्ल देकर कुर्सी, टेबल, सोफा, पलंग बनाने वालों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। औरंगाबाद शहर में ऐसे सैकड़ों कारखानों में हजारों कारीगर फर्नीचर की सनत से जुड़े हैं। इनमें कारपेंटर से लेकर पॉलिश करने वाले और मजदूर वगैरह भी शामिल हैं। छोटे कारखानों में भी कम से कम 1 दर्जन अफराद तो काम करते ही। ये लोग किन हालात में काम करते हैं, इनकी सेहत का ख्याल किसे है, तहफ्फुज़ का ख्याल कौन रखता है, हुकूमत से इन्हें क्या क्या मुराद हासिल है, ये जानने की जब कोशिश की तो हैरान कुन हक़ायक़ हमारे सामने।
गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में सरगर्म समाजी जुड़कारों का कहना है कि हुकूमत से इन्हें कोई मुराद हासिल नहीं। पलंग बना लेते, शोकेस बना लेते, अलमारी बना लेते, दूसरा कुछ काम आए तो वो कर लेते उसके अंदर। अब उन काम के हिसाब से जो काम आता हमको वो काम हम कर लेते। सरकार का गलत नीतियों की वजह से उनका जो कारपेंटर है, जो असंगठित कामगार है, ये आधा रोटी खा रहे, आधा रोटी मतलब आधा पेट खा करके सो जाते हैं। इनको किमान वेतन नहीं है, कम से कम इतना पगार मिलना चाहिए, ऐसा किमान वेतन इनको नहीं है। कायदा में कुछ भी इनकी सहूलत नहीं दिया है। कोरोना की वबा ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हर तरफ महंगाई की मार है सो अलग। लेकिन इन मेहनत कशों को बरसों से चले आ रहे तयशुदा मुआवजे में ही गुजारा करना है। इन्हें ना मेडिकल की सहूलत दस्तयाब है, ना ही इनके बच्चों की तालीम का कोई इंतजाम है, यहाँ तक कि इनके पास कोई लेबर कार्ड नहीं। इन मेहनत कशों का सारा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ इनके मालिक पर होता है। रोजमर्रा की जरूरियात तो चलो किसी तरह से पूरी हो ही जाती है, लेकिन दीगर काम के लिए इन्हें कर्ज के सिवा कोई चारा नहीं, और कर्ज भी ऐसा जिसे अदा करते करते इनकी पूरी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाती है। और हफ्ते की जो मेरी पेमेंट होती है 2,500 से 3,000 रुपये होती है, उसमें से 600 रुपये हफ्ते भर के चले जाते हैं। 600 रुपये जाने के बाद फिर घर में 1,000 रुपये चले जाते हैं। बाकी का जो खर्चा है, जो कर्जे पानी में ही चल जाते हैं। अभी जो लॉकडाउन हुआ, वो लॉकडाउन में जो कर्जा हुआ है वो फेरना है। ये सिर्फ एक दिन के हद तक आती है हमारे हाथ में, ऐसा 2 घंटे के वास्ते आती, और 2 घंटे के बाद घर को गए तक के सब इधर उधर ख़त्म हो जाता। आपको देना है, उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है। फिर के दिन फिर हमारे पास पैसे नहीं, फिर हफ्ता भर इंतज़ार करने का पैसे आने के लिए। गैर मुनज़्ज़म शोबे में अपनी जिंदगियां खपाने वाले इन हुनरमंदों की ये कड़वी सच्चाई है। जिन हालात में ये जीने पर मजबूर है, इसका तसव्वुर ही मुहाल है। लेकिन 2 वक्त की रोजी की आस इन्हें कुछ और करने की मोहलत भी तो नहीं देती। औरंगाबाद में तकरीबन 1,000 के करीब फर्नीचर के कारखाने हैं, जिनमें 10 से 12,000 मज़दूर काम करते हैं। उनमें कारीगर भी है और लेबर भी, लेकिन इनका किसी सरकारी इदारे में इंदराज नहीं है और ना ही इनकी कोई तंजीम। एक तरह से बरसों से काम करने वाले ये मज़दूर सिर्फ खर्च चुकाने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। अलीगढ़ के थाना लोधा में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। हरियाणा रोडवेज की 2 बसें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 5 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। तमाम जख्मी मुसाफिरों को जिला अलीगढ़ अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। डीएम और एसएसपी ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।